हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट प्लस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 11 का यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट, तो यूनिट के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये और उसको आसानी से समझा जा सकता है। और नोट्स में मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से पॉइंट कवर करने की। मेन जो आपका टॉपिक है, जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, वो है डायमेंशन, जो कि आप एक तरीके से आपके लिए नई चीज़ है। यूनिट्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से होता है, एसआई यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। लेकिन डायमेंशन आपके लिए एक नई चीज़ है, तो डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर भी यूनिट के लिए मैं 5 से 10 मिनट का एक इंट्रोडक्शन आपको दिए दे रहा हूँ, यूनिट होती क्या है। सबसे पहली चीज़ हमको पता है कि फिजिक्स हमारी क्या होती है। हम बोलते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हम बोलते हैं कि फिजिक्स जो हमारा होता है वो एक तरीके से नेचर की स्टडी होती है। अब अगर हम अपने नेचर पे गौर करें, नेचर में क्या क्या पाया जाता है, तो नेचर में हमारे बेसिकली 4 चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहला मटेरियल, दूसरा स्पेस, तीसरा एनर्जी, तरह तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं, और चौथा टाइम। तो हमारे नेचर में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। मटेरियल पाया जाता है, स्पेस है, एनर्जी है, टाइम है। मटेरियल मतलब अब ये मार्कर है, किसी ना किसी मटेरियल का होगा। अब इस मटेरियल के पीछे इस मार्कर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि मैंने इसको हाथ में रखा है तो मुझे कुछ हल्का सा प्रेशर अपने हाथ में महसूस हो रहा है। जब मैंने इस रिमोट को देखा है तो इसका भी मटेरियल कुछ और होगा, या हो सकता है इन दोनों का मटेरियल सेम भी हो सकता है, किसी भी 2 चीज़ का। लेकिन इसको जब मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा है तो मुझको कुछ ज़्यादा प्रेशर इसमें फील हुआ। इसी तरीके से स्पेस की बात करें तो ये मार्कर है, अगर इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं देखूँ तो इन दोनों के बीच का स्पेस इतना है। किसी चीज़ के बीच का स्पेस इतना हो सकता है, कुछ चीज़ों के बीच का स्पेस इतना हो सकता है, यानी कि स्पेस भी डिफर करता रहता है। इसी तरीके से एनर्जी की बात करें तो हमारे अर्थ में रेडिएशन होता है, सोलर एनर्जी होती है, सन के थ्रू एनर्जी आती है, तो एनर्जी हो गई। टाइम की बात करें तो तरह तरह का टाइम पाया जाता है हमारे यहाँ। डेज होते हैं, आवर्स होते हैं, वीक होते हैं, मंथ होते हैं, ईयर होते हैं। तो बेसिकली ये 4 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अब इन्हीं एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं एट्रीब्यूट्स को ले करके तमाम स्टडी करी गई और फिर ये देखा गया कि इन पे कंपैरिजन किस तरीके से करा जा सकता है। मैंने बोला कि कोई ये पॉइंट इतना है और किसी ने बोला मेरे पास जो 2 पॉइंट हैं वो इतने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि आपके पास किसके पास कितना बड़ा पॉइंट, या सिंपल सा हम समझें, किसी ने बोला कि मेरे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक दूसरा आदमी आया, उसने बोला कि मैं शिमला में रहता हूँ, मेरे यहाँ ठंडी तुमसे अभी ज़्यादा पड़ती है, मेरे यहाँ ठंड तुमसे भी ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन उठता है हाउ मच। किसी भी चीज़ में आप देखिए हाउ मच का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर लेंथ की बात करूँ, मेरे पास इतनी लेंथ की, इतना लंबा कोई चीज़ है, किसी के पास में इतनी लंबी कोई चीज़ है। पूछा जाए, कंपेयर अगर दोनों को करेंगे तो क्वेश्चन उठेगा हाउ मच, किसके पास कितनी बड़ी चीज़ है, किसके पास कितना बड़ा स्पेस है 2 पॉइंट के बीच में। इस हाउ मच का आंसर देने के लिए ही बनाई गई फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स, इन्हीं के लिए, कंपैरिजन के लिए। और हम लोग डेली लाइफ में जो भी करते हैं सब कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आप किसी भी शॉप में जाते हैं या किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, अगर आप उससे बोलते हैं 1 किलो आलू दे देना, 1 किलो आलू देने के लिए वो क्या करता है, एक तरफ तो आलू रखता है, जबकि दूसरी तरफ उस आलू के वेट का कंपैरिजन करता है किससे, एक लोहे के टुकड़े से जिसमें लिखा होता है 1 kg, इसको हम बाट बोलते हैं। उस 1 किलो के बाट को एक साइड में रख करके और वहाँ पर आलू रख करके कंपैरिजन करता है। और जब दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाती हैं तब होता है क्या, कंपैरिजन सही हो गया और दोनों का वेट बराबर हो गया, यानी कि अभी इस आलू का भी वेट कितना हो चुका है, 1 kg हो चुका है। तो यही हमारी यूनिट्स होती हैं। इन्हीं मटेरियल, स्पेस, एनर्जी, टाइम, इन्हीं में कंपैरिजन की स्टडी करके बनाई गई यूनिट्स और कुछ बना दी गई फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि अब वो यूनिट्स क्या हो गई, अपने आप में फंडामेंटल हो चुकी हैं, उनमें किसी तरह कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो मास के लिए जो फंडामेंटल यूनिट बनाई गई वो क्या है, kg। इसी तरह अगर लेंथ की बात करी जाए वो हो गई मीटर। अगर टेम्परेचर की बात करिए तो हो गई केल्विन। इसके अलावा अगर करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो गई एम्पियर। अब ये जो मास, लेंथ, टेम्परेचर आप लोग देख रहे हैं, ये इन्हीं एट्रीब्यूट्स को और ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया है। कि अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो हमको ये बताया गया कि अगर इस तरीके के स्पेस हम देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे लेंथ।
और अगर ये मेरे पास इस समय रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक नहीं है, क्यूब नहीं है, इसी को आप समझिए कि हमसे अब जब स्टडी करेंगे तो बोलेंगे इसको हम लेंथ बोलेंगे, और फिर इन्हीं को फर्दर और क्लासीफाई कर दिया गया कि अब इसको विड्थ बोला जाएगा, इसको डेप्थ बोला जाएगा। इन्हीं चीज़ों को क्या करा गया और क्लासीफाई किया गया है। यानी कि सारी चीज़ें किससे आ रही हैं, हमारे बेसिक एट्रीब्यूट से आ रही हैं। तो बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो होती हैं मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, इसके अलावा मोल, कैंडिला, ये सारी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन्हीं से बनती है हमारी डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, जो इन यूनिट्स की मदद से डेराइव करी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है, और लेंथ के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट क्या मालूम है, मीटर। यानी कि अगर वेलोसिटी के लिए हम यूनिट लिखना चाहें तो क्या हुआ, मीटर। और टाइम के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट क्या दी गई है, टाइम के लिए हमको दी गई है सेकंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। तो अगर वेलोसिटी की हम यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है कि मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो हमने यूनिट निकाली है वो इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से निकाली है। यानी कि वेलोसिटी की जो भी यूनिट है वो एक डेराइव्ड यूनिट है। तो बेसिकली दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। इसके अलावा स्टैंडर्ड यूनिट्स भी होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं। तो इन सब और चीज़ों के ये थ्योरेटिकल पार्ट है सारा। इस थ्योरी को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से नोट को डाउनलोड करिए और उसको रीड करिए। मेनली अब हम लोग आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है डायमेंशन में, कि डायमेंशन क्या होता है और उससे आप लोगों के एग्जाम में किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं या उसके किस तरीके के एप्लीकेशन होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन। और डायमेंशन की अगर बात करी जाए तो डायमेंशन आपके क्लास 12 तक, या बोलिए कि 11 के बाद आप लोग जब भी फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको डायमेंशनल नोटेशंस, डायमेंशनल फार्मूलाज की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि अभी इस बार आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब आगे चल के बड़ी क्लासेस में आप लोग जैसे जाते जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला एक रिप्रेजेंटेशन की तरह यूज होगा कि आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकता है, आपको वो आना चाहिए कि डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से निकाला जाता है। और बहुत ही ईजी टॉपिक भी है ये। अगर आपको यूनिट्स लिखना आता है तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की। अब डायमेंशंस होती क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमने अभी देखा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा मोल भी होती है, कैंडला भी होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह ये कभी बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल में, ये चीज़ें ऐसा नहीं मिलती। अब मास को अगर बोला जाए तो मास को का जो यूनिट होता है वो जो एसआई यूनिट बोले तो होता है स्टैंडर्ड यूनिट, वो होता है केजी। लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और करंट का होता है एम्पियर। ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अब इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स के लिए कुछ नोटेशंस दे दिए गए हैं। उन नोटेशंस का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मास को रिप्रेजेंट करा जाएगा हमेशा कैपिटल एम से, लेंथ को करा जाएगा कैपिटल एल से, टाइम को करा जाएगा कैपिटल टी से, टेम्परेचर को करा जाएगा थीटा से, और एम्पियर को करा जाएगा ए से, कैपिटल ए से। ये हमारे डायमेंशनल नोटेशन लिखे हुए हैं, डायमेंशनल नोटेशन। और ये मेरी लिखी हैं एसआई यूनिट्स, और ये मेरी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो मास को रिप्रेजेंट करा जा रहा है कैपिटल एम से, लेंथ को करा जा रहा है कैपिटल एल से, टाइम को करा जा रहा है कैपिटल टी से, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को ए से या कभी कभी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब बात उठती है कि डायमेंशन, ये जो नोटेशन मैंने लिखा हुआ है, डायमेंशन होता क्या है, ये डायमेंशन है क्या है। तो डायमेंशन क्या होता है उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बोर्ड में देख लो, दिख रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी में जो भी चेंज पर यूनिट टाइम में होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर हमसे कहा जाए एक्सेलरेशन की यूनिट लिखिए, तो अभी हमने देखा था डेराइव यूनिट किस तरीके से लिखी जाती है। डेराइव यूनिट लिखने के लिए राइट हैंड साइड में जो जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई पड़ेंगी उनकी हमें यूनिट लिखते जाना है। जैसे अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने निकाला था मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। जबकि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। यहाँ से जो एक्सेलरेशन की यूनिट आती है वो आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। अब ये जो यूनिट लिखी है इसमें जो पावर्स आपको दिखाई पड़ रही है यूनिट की, यही होती हैं आपकी डायमेंशन। यानी कि जो यूनिट्स की पावर होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं किसको, डायमेंशंस को। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मास यहाँ पर जो मीटर यानी कि लेंथ की यूनिट है उसकी जो पावर है वो 1 है, जबकि जो टाइम है उसकी पावर है -2 है। यानी कि लेंथ के लिए जो डायमेंशन की वैल्यू है वो 1 है, जबकि सेकंड यानी कि टाइम के लिए जो डायमेंशन की वैल्यू है वो -2 है। यानी कि डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन सिंपल सा जो भी यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स की पावर को शो करती है, या उन पावर को रेस करके उन पावर को घटा या बढ़ा करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही होती है फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस। और इन डायमेंशन का एक नोटेशन दे दिया गया है, जैसे मास को m से कराया जाएगा, लेंथ को l से, टाइम को t से, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को a से या कैपिटल I से। ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाएगा इसको देखते हैं, और इसकी मदद से हम किसी भी रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसके लिए भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, या हम ये चेक भी कर सकते हैं कि कोई फार्मूला हमको दिया जाएगा, कोई रिलेशन, ये रिलेशन सही है या नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम हमारा कोई भी क्वांटिटी है उसके लिए हम फार्मूले के थ्रू या फार्मूले की मदद से, डायमेंशंस की मदद से किस तरीके से उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। जैसे फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर हमसे कहा जाए इस फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखना है, राइट डायमेंशनल नोटेशन फॉर फोर्स। हमको फोर्स के लिए डायमेंशनल नोटेशन लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, जब रिलेशन हमको दिया गया है F = ma। अब m हमको पता है m यहाँ पर क्या होता है, m यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होता है मास को, जबकि यहाँ पर a कर रहा होता है एक्सीलरेशन को। हमें कुछ नहीं करना है, हमें राइट हैंड साइड में जो भी और नोटेशन लिखने के पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जो भी नोटेशन दिया गया है जैसे कैपिटल M उसको हम एक ब्लॉक के अंदर बंद करके रखते हैं। अगर हमको L लिखना होगा तो ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है वो इस तरीके का है, MLT, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। अधिकतर जगह पर आपको ML और T की बात मिलेगी। जब बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं तब आपका करंट आएगा, तब टेम्परेचर आएगा, नहीं बेसिक आपको MLT ही दिखाई पड़ता है, ठीक। अब हम M और A के यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी हमको मास और एक्सेलरेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी राइट हैंड साइड की, उनमें हम क्या लिखना शुरू करेंगे, नोटेशन लिखना शुरू करेंगे। अगर m के नोटेशन की बात करें तो m का मास को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, m से, तो ये हो गया कैपिटल M। जबकि L एक्सेलरेशन की बात करें, अभी हमने निकाला था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो भी वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी कि एक्सेलरेशन = ΔV/ΔT पर यूनिट टाइम है। अब ΔV क्या होता है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। और ये भी क्या है, एक टाइम है। तो अगर हम एक्सेलरेशन के लिए लिखना चाहें डायमेंशनल फार्मूला तो क्या होगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, ये भी एक टाइम हो गया T पर यूनिट टाइम, अपॉन ये भी एक टाइम हो गया T
यानी कि जब इस वाली टी को ऊपर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -2, या लिख सकते हैं एल टी -2। देख लो बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, ठीक। यानी कि एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी -2। यहाँ पर मास के लिए एम में कितना डायमेंशन है 1, जबकि लेंथ में भी कितना है 1। यानी कि अगर फोर्स के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो एफ के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, m1 l1 t -2, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ml t -2। ये हमारा फोर्स के लिए डायमेंशनल नोटेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। सिंपल सी चीज़ होती है। हमको जिसके लिए भी डायमेंशनल नोटेशन पूछा जाएगा, हमको राइट या तो फॉर्मूला दिया जाएगा या फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर हमको फॉर्मूला दिया जाता है इक्वल टू हमें और बोला जाता है फोर्स एफ के लिए डायमेंशनल नोटेशन लिखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई होंगी उनका डायमेंशनल नोटेशन हमको लिखना होता है। यहाँ पर दो क्वांटिटीज हमको दिखाई पड़ रही हैं, मास और एक्सेलरेशन। मास तो हमको पता है m से, जबकि एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल इसकी डिराइव्ड यूनिट होती है, डिराइव्ड यूनिट के थ्रू इसकी यूनिट निकाली जाती है। तो ये डिराइव्ड यूनिट जब हमने किया तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी का चेंज, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी को हमने फिर से चेंज कर लिया, ये सिंप्लीफाई लिखा, लेंथ अपॉन टाइम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, टाइम को टी से, और नीचे वाला टाइम भी टी। जब इसको ऊपर लेके आए तो एल टी -2 एक्सेलरेशन के लिए हो गया। कुछ नहीं करना है, बस दोनों को लिख देना है, और जिस तरीके से एक्सपोनेंट ऑफ पावर हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। ये फॉर्मूला बन गया m1 l1 t -2, यानी कि या इसी को लिख सकते हैं mlt -2। अब आपको तीन डायमेंशनल नोटेशन तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम निकालते नहीं आएंगे। हम लोग कोशिश करनी है जितने हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं डायरेक्ट लिखें। अब बार बार वेलोसिटी का, बार बार एक्सेलरेशन का हम अगर निकालेंगे तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इनके नोटेशंस आपको 100% अपने दिमाग में रखना है, या तो सीधे से बोलना है, इनको रट लेना है या लर्न कर लेना है, या समझ के भी लिख सकते हैं, तो दिमाग में रख सकते हैं, तो समझ के रखिए। तो जो वेलोसिटी के लिए होता है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो दिमाग में कर लीजिए, एल टी -1। ये कैसे आया होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी लिखा आया होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, तो एल अपॉन टाइम, टी को ऊपर लेके आए होंगे तो टी -1। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एल टी -2। या इसको इस तरीके से समझें, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये मीटर लिखा हुआ है, मीटर के लिए डायमेंशन क्या यूज करा जाता है, कैपिटल एल, और टाइम पे लगा रहता है टी की पावर -1 या अपॉन टी। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को हमेशा लिखेंगे हम mlt -2। अब इसको देख सकते हैं, मास लिखा है, एक्सेलरेशन हमको पता है भी फोर्स क्या होता है, m × a। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो ये तीन तो अपने दिमाग में हमको रखना है। अब जैसे एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब जैसे हमसे कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, आप लोगों ने सुना होगा, 11वीं क्लास में भी आप लोगों को भी पढ़ना है, 10th में पढ़ के आए होंगे। हमको क्या करना है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला प्रूव करना है, डिराइव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो रिलेशन आपको दिया जाएगा या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हमको फॉर्मूला पता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है वो क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r²।
यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 m2 उनके बीच की डिस्टेंस r हो, उन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, जहाँ पर g जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमको g के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो क्या करें, हम g को क्या लिख लें, g इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये मेरा g का फार्मूला हो गया, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला हो गया। g की यूनिट हम लोग निकालते ही थे। अगर इसकी यूनिट की बात करिए तो यूनिट क्या आती थी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमको g के लिए ये तो यूनिट हो गई, हमको लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में जो कुछ हमको जो भी क्वांटिटीज दिखाई पड़ रही हैं उनका हम क्या लिखते जाएंगे, डायमेंशनल नोटेशन लिखते जाएंगे। तो अब हम लोग क्या, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, इसकी यूनिट हमको पता होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड की जो भी हमारी क्वांटिटी उसका हम क्या लिखते जाएंगे, डायमेंशनल नोटेशन। किस तरीके से वो देखिए, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब f क्या है, फोर्स। अब फोर्स की मैंने आपसे बोला है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फोर्स होता है m इंटू ए, जहाँ पर m हो गया मास, a हो गया एक्सेलरेशन। अब m के लिए जो डायमेंशन होता है वो होता है m कैपिटल M, जबकि एक्सेलरेशन के लिए होता है lt माइनस 2। तो m lt माइनस 2 ये लिख दिया मैंने फोर्स के लिए। r यानी कि डिस्टेंस, कोई भी बीच की डिस्टेंस होगी उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लेते हैं l यानी कि लेंथ। ये हो गया l स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था इसलिए पावर 2 हो गई। इसी तरह नीचे m1 m2, m1 के लिए भी m और m2 के लिए भी m। हमने क्या किया, g की डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए राइट हैंड साइड की सारी क्वांटिटीज के हम डायमेंशन नोटेशन लिखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स का लिखा है lt माइनस 2, ब्लॉक में बंद किया। लेंथ r स्क्वायर के लिए हमने l स्क्वायर लिख दिया, ब्लॉक में बंद कर दिया। m1 m2 का लिखा और ब्लॉक में बंद कर दिया है। अब हम जो एक्सपोनेंट पावर में करते थे वही वाला खेल हमको करना है यहाँ पर। ये हो गया m की पावर 1, अब इसको पावर 1 करे दे रहा हूँ, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2, l की पावर 2 अपॉन इन दोनों पावर्स, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों की पावर क्या हो जाएंगे, दोनों के डायमेंशन भी ऐड हो जाएंगे, तो m2। अब सब कुछ ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, m1 l1 t माइनस 2 l2 और m माइनस 2। अब कुछ नहीं करना है, सबकी ग्रुपिंग कर देनी है। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर माइनस 2 है, यानी कि m1 माइनस 2। यहाँ l की पावर 1, यहाँ l की पावर 2, यानी कि 1 प्लस 2। यहाँ t की पावर माइनस 2, यानी कि ये बन गया m की पावर माइनस 1 l3 और t माइनस 2। ये मेरा हो गया g के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। आज हम लोग केवल बात करेंगे डायमेंशंस किस तरीके से लिखे जाएंगे, डिराइव करे जाएंगे। एक तरीके से हम डिराइव कर रहे हैं कि हमको जैसे यूनिट्स का होता है कि हमको फंडामेंटल यूनिट्स पता होती हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिराइव यूनिट्स बनाते हैं। कि हमने वेलोसिटी की यूनिट लिख दी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की लिख देंगे, जो कि हमने किसके थ्रू बनाई है, हमने फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू बनाई है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, जो डायमेंशन दे दिए गए हमको फंडामेंटल, उनकी मदद से हम और भी डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया है कि हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए यूनिट डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना है या डायमेंशनल फार्मूला उसके लिए लिखना है। तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए किस तरीके से लिखेंगे। सब कुछ वही करना है, राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई होती हैं उनके नोटेशन पुट करते हैं।
और फॉर्मूले को लिखते हैं। सबसे पहले वर्क के लिए लिखते हैं हम लोग। अब वर्क क्या होता है, सबसे पहले हम वर्क के लिए लिखना है। वर्क क्या होता है, वर्क हमको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वर्क के लिए हमको बोला जाए तो फोर्स F इंटू डी। अब F के लिए हमको मालूम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि mlt-2 लिख दिया, mlt-2। डी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक लेंथ की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो वर्क के लिए मेरी आई यूनिट m1l2t-2, या इसी को लिख सकते हैं ml2t-2। ये भी आपको याद होनी चाहिए, बार बार हम प्रूव नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ फोर्स की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क, इन सब की आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, के हमको पता है क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, अब हाफ एक कांस्टेंट है, जब भी डायमेंशन लिखा जाएगा तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जिस तरीके से कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे आपको शुरुआत में बताना भूल गया कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ की यूनिट हो। जैसे किसी ने बोला कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, किसी ने पूछा हाउ मच, अब इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, यानी कि जिस चीज़ को मेज़र नहीं कराया सकता उसकी यूनिट पॉसिबल नहीं है, उसकी यूनिट नहीं होती है। तो वहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी यूनिट यहाँ पर नहीं ली जाएगी। अब अगर यहाँ पे यूनिट लिखना है शुरू करें तो मास की यूनिट क्या होती है, कैपिटल एम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, lt-1, और दिया गया है स्क्वायर यानी कि पावर 2, यानी कि एनर्जी के लिए क्या है, ml2t-2 या ml2t-2। ये हो गई एनर्जी, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा किसके लिए, वर्क के लिए भी। यानी कि वर्क के लिए, एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। एक्सेलरेशन का याद रखना lt-2, वेलोसिटी का याद रखना lt-1, और फोर्स का याद रखना है lt-2। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपने देखे, नोट्स डाउनलोड करिए, यूनिट के डायमेंशन के नोट्स भी डाल दूंगा, उनको भी डाउनलोड करिए, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।